स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 31 ABC, अनुच्छेद 33, 34, 35 के बारे में, और फिर हम कहीं ना कहीं देखेंगे कि जो मौलिक अधिकारों के साथ पॉजिटिव्स क्या है और नेगेटिव्स क्या हैं, दोनों पे बात करेंगे। तो कंप्लीट इंडियन पॉलिटी की ये 19वीं कक्षा है। आशा ये करता हूं कि आप सब इससे पुनः जुड़ के अच्छा महसूस कर रहे होंगे। बीच में 2-3 दिन ये सीरीज नहीं हो सकी थी, अब से ये लगातार कंटिन्यू रहेगी। कोशिश ये करूंगा कि आप लगातार इस सीरीज से जुड़ने का प्रयास करते रहेंगे। चलिए, आज हम जो बात करेंगे, आज हम उस विषय पे बात करेंगे जिस पे अमूमन बात नहीं होती है, और थोड़ा सा विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उसके पहले एक इंपॉर्टेंट बात जो हमेशा कहता आया हूं, मेरा जो टेलीग्राम है टारगेट यूपीएससी बाय विकास सिंह, वहां पे आपको इसका PDF मिलेगा। इसके अलावा जो मेरा इंस्टाग्राम है इट्स विकास लाइव है ना, यहां पे आपको इट्स विकास लाइव पे आप उससे जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। मैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड बहुत से पोस्ट, बहुत से फोटोज में यहां पोस्ट करता हूं। प्लीज यहां पे आकर आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं हिंदी साहित्य भी पढ़ाता हूं, बताता चलूं। 18 मई से नया बैच शुरू हो रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 18 मई से आप जुड़ जाइएगा हिंदी साहित्य के बैचेस में। मैं ही पढ़ाता हूं और मैं ही देखता हूं कि किस प्रकार से स्टूडेंट की जो सफलता है उसको सुनिश्चित किया जाए। चलिए, आज हम किस चीज को बात करेंगे? आज हम बात करेंगे पहले अनुच्छेद 33-34 को, यानी कि जो बलों और जो मार्शल लॉ पे जो प्रतिबंध की बात होती है, वो मार्शल लॉ के द्वारा जो प्रतिबंध होता है वो क्या होता है। संसद की विशेष शक्तियों के बारे में बात करेंगे, अनुच्छेद 35 के बारे में बात करेंगे जो मौलिक अधिकारों के कुछ अपवाद हैं, 31A, 31B, 31C और इनसे जुड़े इतिहास के बारे में बात करेंगे, और अंत में बात करेंगे कि क्या है महत्व और कहां पे होती है आलोचना। इन सब पे विस्तार से बात करते चलेंगे हम, ठीक है। चलिए, पहली बात अनुच्छेद 33। अब देखिए अनुच्छेद 33 क्या है। अनुच्छेद 33 कहता है कि जो हमारे सुरक्षा बल और उनके जो अधिकार हैं उस पे कुछ विशेष प्रतिबंध कई बार लगाने की जरूरत पड़ जाती है। सोचिए कि हम सब होली मना रहे हैं, लेकिन एक सुरक्षा बल के लोग होते हैं जो अगर कहीं पे कुछ मिसहैपनिंग हो गई तो वहां पे मैनेज कर रहे होते हैं। बाढ़ आ गई है ना, आंधी तूफान आगजनी, कुछ भी इस प्रकार की चीजें हैं, दंगे भड़क गए, तो ये लोग वहां पे लगातार 24/7 आबाद अपनी सर्विसेज देते हैं। ऐसी स्थिति में बात क्या होती है कि भाई ये भी तो नागरिक हैं, इनके भी तो मौलिक अधिकार हैं, लेकिन चूंकि कुछ चीजें सरकार के हाथ में हैं, उनमें से एक क्या है, सशस्त्र बल का जो नौसेना, सेना, नौसेना, वायुसेना, जो 1950 का अधिनियम है। अब इसके तहत जो सशस्त्र बल हैं, जो सेना नौसेना के लोग हैं, इनको लेके सरकार समय समय पे चीजें ड्यूटी से रिलेटेड बदल सकती है। यानी कि सरकार अगर चाहे तो कुछ विशेष परिस्थितियों में इनके मौलिक अधिकारों को रोक सकती है। अब आपको यहां पे यह समझना जरूरी है कि यह देश हित की बात हो रही है ना, जो उनका कर्तव्य है उससे रिलेटेड बात हो रही है। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती छीन लिया, नहीं, जब जरूरत पड़ेगी तब, ठीक है। तो क्या है, अब जैसे कई बार जो खुफिया एजेंसियों की बात करते हैं, ठीक है, जैसे आपने बहुत सी, आप CBI की बात कर लीजिए, IB की बात कर लीजिए, रॉ की बात कर लीजिए, उनसे रिलेटेड भी सेम पावर्स सरकार के पास में है। अब अर्धसैनिक बल या पुलिस की बात कर लीजिए। अभी मैंने होली की बात की, दिवाली की बात की, हमारी आपकी छुट्टी होती है, लेकिन वहीं चौराहों पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो परिवार से दूर उस गर्मी में, उस पॉल्यूशन में वो लगे रहते हैं कि कोई अनियमित घटना ना हो जाए, है ना। तो उनके भी अधिकार सरकार के पास में होते हैं। और उसके अलावा है ना कि कई बार हम इस बात को भी देखते हैं कि ये तो चलो एक दूरसंचार बलों के लिए जो स्पेशल प्रोविजंस उसकी बात है। आपने देखा होगा कई बार मतगणना होती है, मतगणना में कई बार सरकार क्या करती है कि वे लोग जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको भी ड्यूटी में लगा देती है, और कई बार लंबी लंबी ड्यूटी चलती है। चूंकि वो राष्ट्रहित का कार्य है और हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि सबसे पहले राष्ट्रहित, यानी कि राष्ट्रहित सर्वोपरि। दैट इज वाई सरकार का, संसद का एक अधिकार है इस प्रकार के कानूनों के निर्वहन में, है ना। तो क्या है, यह अधिकार केवल संसद को है, ध्यान रखिएगा, राज्यों के पास नहीं है। क्योंकि जब हम इसके बाद अनुच्छेद 35 पे जाएंगे, 33 है, फिर 34, फिर 35 पे जाएंगे, 35 इस बात को इंश्योर भी करता है कि जो केंद्र सरकार है वही अगर चाहे तो समरूपता या एकरूपता पूरे देश में स्थापित कर सकती है, ठीक है। तो यहां पे भी क्या बात है, केवल संसद को है, राज्यों को नहीं है। इसमें गैर लड़ाकू कर्मचारी जैसे नाई, रसोईया, मैकेनिक भी शामिल हैं। अब जैसे मान लीजिए कि जब कारगिल का युद्ध हुआ था, है ना, जब कारगिल का युद्ध हुआ था तो कारगिल के युद्ध में जो पूरी सेना की टुकड़ी वहां पे लगी थी, जिनकी छुट्टियां निरस्त कर दी गई थी, तो यार उनके भी लगातार खाने पीने का इंतजाम तो होगा नहीं। ये तो हो गया कि उनकी छुट्टियां कैंसिल हो गई, पर उनको भूखा तो रखा नहीं जाएगा ना, बाल वाल भी कटेंगे, है ना। या अगर मान लो गाड़ियां चल रही तो गाड़ी को मैकेनिक बनाने वाले भी लोग होंगे, तो उनकी जरूरत भी पड़ेगी। तो सेना में, अर्धसैनिक बलों में
में, पुलिस में, जिस या पीएससी वगैरह की, पब्लिक आर्म कोर वगैरह की बात कर ली जाए, जितनी भी चीजें हैं जहां पे भी सपोर्ट हो रहा है वहां पे उनको तत्काल प्रभाव से सरकार रोक देगी, चूंकि कुछ राष्ट्रहित का काम है ना। तो इनके भी चीजों को रोक सकती है। ध्यान रखिएगा कि इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती कि साहब हम अर्धसैनिक बल में थे। अब जैसे मान लीजिए कि आप सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की बात कर लीजिए, आप सीआरपीएफ के जवान हैं और कल को आपकी ड्यूटी लग गई कहीं ऐसी जगह पे जहां पे खूब बाढ़ आ रखी है, या मान लीजिए दंगा हुआ है, ऐसे में आप कहें कि यार हमारी छुट्टी थी, हमारी छुट्टी कैंसिल कर दी गई, बच्चों के साथ जा रहा था, नहीं, आप नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप ड्यूटी ज्वाइन करते हैं तो इस प्रकार के कुछ कंडीशंस के साथ ज्वाइन करते हैं। तो ये सरकार के कंट्रोल में है, यानी कि संसद के अधिकार में है जो कर सकती, यू कैन नॉट चैलेंज इट इन द कोर्ट, है ना। चलिए आगे बात करते हैं, अनुच्छेद 34 की बात करते हैं, जो मार्शल लॉ की बात करता है, यानी कि सैन्य शासन की बात करता है। मार्शल लॉ की जब हम बात करते हैं तो हमें इस बात को लेकर एकदम क्लियर होना पड़ेगा कि यह आपातकाल नहीं है। कुछ विशेष कारणों से कुछ विशेष क्षेत्रों में, पूरे भारत में नहीं, कई बार मार्शल लॉ लगा देना की मतलब जरूरत सी आन पड़ती है, और अगर ऐसी जरूरत पड़ी तो क्या क्या चीजें बदलेंगी उस पर हम थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है। तो क्या है, जो सामान्य नागरिक प्रशासन होता है उसको निलंबित कर दिया जाता है। कई बार क्या होता है, देखिए, युद्ध हो गया, कहीं पे दंगा हो गया, विद्रोह हो गया, इस दौरान वहां पे सुचारू रूप से जो लॉ एंड ऑर्डर है उसकी व्यवस्था को मेंटेन किया जाए, इसलिए अनुच्छेद 34 यानी कि मार्शल लॉ की बात होती है। क्या होता है, नागरिकों के अधिकारों पे पूरा प्रतिबंध लगा दिया जाता है। अब देखिएगा, ये सरकार के हाथ में है, मतलब वो जो अथॉरिटी जो मार्शल लॉ लगा रही है उनके हाथ में है कि इसकी एक्सट्रीम कहां तक होगी। अभी हम इसको आपातकाल से कंपेयर करेंगे, लेकिन किस हद तक ये रहेगा इस बात को इंश्योर सरकार करती है, ठीक है। आवश्यकता पड़ने पे मृत्युदंड देने का भी अधिकार है मार्शल लॉ में, ध्यान रखिएगा जब सैन्य शासन की हम बात करते हैं, बहुत क्लियर तरीके से ध्यान रखिएगा, कंपैरिजन भी करेंगे हम लोग, है ना। अगला क्या है, संसद की शक्ति क्या है कि क्षतिपूर्ति अधिनियम, है ना, यानी कि इंडेमनिटी एक्ट जो है उसको पारित कर सैन्य अधिकारियों के कार्यों को वैध कर सकती है। जैसे आपको लगता है कि नॉर्मली प्रशासन किसी इस तरीके से चल रहा है, मान लीजिए प्रशासन का एक तरीका है, कल को अगर मार्शल लॉ लग गया और प्रशासन एकदम उलट तरीके से चलाना पड़ा तो इसको वैधता मिल जाएगी क्षतिपूर्ति अधिनियम के द्वारा, यही बात कही जा रही है। और ये यहां पे भी संसद की शक्ति सर्वोच्च है, संसद एक रूपता को ध्यान रखेगा, ठीक है। अब जब मैं इसको पढ़ाता हूं, जब मैं इस पे बात करता हूं, तो कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर आपातकाल मतलब और मार्शल लॉ दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मेरी कक्षाओं का तो उद्देश्य क्या है कि किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं। मैं क्या मानता हूं कि हर व्यक्ति अमूमन बाकी चीजों पे बात करता है, 31A, B, C, 33, 34 और अनुच्छेद 35 पे बात कोई नहीं करता है। मैं उन पे बात करूंगा, यही मेरा काम है, यही मेरा उद्देश्य है ना। चलिए अब देख लेते हैं कंपैरिजन पे प्रभाव क्या होता है। जब हम मार्शल लॉ की बात करते हैं तो सिर्फ मौलिक अधिकारों पर इसका प्रभाव पड़ता है। इसमें क्या होता है, ध्यान रखिएगा, केंद्र राज्य संबंध में नहीं होता, क्योंकि कुछ क्षेत्र विशेष पे होता है ना ये। तो यहां पे क्या है, मौलिक अधिकारों पे प्रभाव होगा, केंद्र राज्य संबंध में प्रभाव पड़ेगा, राजस्व वितरण पे किस प्रकार से पैसा कहां डिवॉल्यूशन होगा उस पर प्रभाव पड़ेगा, और संसद के कार्यकाल पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा। आपातकाल जब पढ़ाएंगे 352 या 356 या 360 की जब बात करेंगे तब तो हम बात करेंगे ही, पर फिलहाल अगर आप समझना चाहें तो इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, ठीक है। शासन क्या है, सरकार और सामान्य न्यायालय जो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, निलंबित हो जाएंगे। यहां पे क्या है कि सरकार यदि केंद्र सरकार यथावत रहती है और न्यायालय भी यथावत चलते रहते हैं ना, न्यायालय भी यथावत चलते रहते हैं। यहां पे क्या होता है, कारण क्या है कि कई बार कानून व्यवस्था भंग हो जाती है, जिस कारण अब मैंने बताया ना यहाँ पे केसेस कि दंगा विद्रोह होने पे कानून व्यवस्था को प्रॉपर तरीके से बहाल करने के लिए इसको लाया जाता है। यहाँ पे क्या है, आपको पता है कि कारण है, युद्ध हो गया, बाह्य आक्रमण हो गया, सशस्त्र विद्रोह हो गया, तो अनुच्छेद 352 के तहत आप नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्षेत्र क्या है, अब ये देश के कुछ विशेष क्षेत्रों में लगाया जा सकता है ना। अब जैसे आपको पता होगा कि मणिपुर में बहुत हिंसा हो रही थी, उधर बंगाल में, तो इन क्षेत्रों में उस समय मार्शल लॉ लगाया जा सकता है, गिवन सरकार चाहे तो, ठीक है। लेकिन अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है तो पूरे देश में लगती है, या कई बार किसी विशेष हिस्से को, जैसे ये भी केसेस भारत में रहे कि किसी विशेष हिस्से में आपने इमरजेंसी लगा दी है ना। अब क्या है, संविधान में मार्शल लॉ को लेकर कोई बहुत विस्तारित प्रावधान नहीं है, लेकिन
आपातकाल को लेके अनुच्छेद 352, 356, 360 में इस प्रकार से, और उसके दौरान जो मौलिक अधिकारों पर असर पड़ता है तो 358, 359 की भी बात की गई है। तो आपातकाल को लेके विस्तारित प्रावधान है, चूंकि इसका दायरा बहुत बड़ा है, इसका असर बहुत बड़ा है, देश की गरिमा पे इसका जो असर है वो बहुत बड़ा है, इस कारण इसका विस्तारित प्रावधान है, इसका फिलहाल नहीं है ना। चलिए अनुच्छेद 35 पे आ जाते हैं। अनुच्छेद 35 क्या है भाई? देखिए, संसद जो है केंद्र है हमारे यहाँ पे। हम फेडरेशन की बात करते हैं, पर बेसिकली हम कहते हैं ना कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, एक प्रकार से केंद्रीकृत प्रणाली है, यूनिटरी गवर्नमेंट है, जहां पे केंद्र के पास शक्तियां ज्यादा हैं, वो शक्तियां खासकर ज्यादा हैं जिन शक्तियों के कारण वो देश के अस्तित्व को बचा पाता है। वरना अगर अमेरिका की तरह होता तो 2-4 प्रदेश तो अब तक अलग हो ही गए होते, हो सकता है ज्यादा हो गए होते। अब जब ये बात संसद से कह दी गई तो संसद ने इस बात को भी इंश्योर करना था कि पूरे देश में एकरूपता रहे। तो एकरूपता से जुड़े जितने भी तरीके हैं, याद करिएगा, जब अनुच्छेद 35 की बात करते हैं, कश्मीर की बात करते हैं, तो आपको ध्यान होगा कि वहां पे भी भारत के जैसे एकरूपता लाने के लिए अनुच्छेद 35 की बात की गई थी। बस उसी की बात हम यहां पे करेंगे। क्या है अनुच्छेद 16? क्या करता है? रोजगार में निहित निवास की शर्त तय करना, वहां पे हाथ में है ना। अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अलावा अन्य न्यायालयों की रिट जो जारी करने की शक्ति है, ये भी कोर्ट के हाथ में, सॉरी केंद्र के हाथ में। अगला क्या है? अनुच्छेद 33 या 34 में जो सशस्त्र बल हैं उनके अधिकारों को रोकने की शक्ति, वो भी केंद्र के हाथ में है। और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता की बात कर लें, अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यापार के लिए बात कर लें। इसके लिए दंडात्मक कानून बनाने की जो शक्ति है वो भी किसके पास है? केंद्र के पास में है। तो अगर हम नटशेल में कहना चाहें तो क्या कह सकते हैं? मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति केवल संसद के पास है, राज्य विधानमंडलों के पास नहीं है, क्योंकि तभी भारत में एकरूपता आ जाएगी। वरना क्या होगा? आंध्र कहेगा हमें अपने हिसाब से चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में एक अलग मांग उठ जाएगी, कश्मीर में पहले से ही चीज़ें अलग थीं, राजस्थान गुजरात अलग खड़े हो जाएंगे, महाराष्ट्र और इधर बेंगलुरु कर्नाटक वगैरह अलग प्रकार से मांग आगे रखेंगे। अब देखो ना कि मांगे, अब जिस समय भारत आज़ाद हुआ तो उस समय लग रहा था हिंदी हो जाएगी भाषा, हमारी राजभाषा राष्ट्रभाषा दोनों, लेकिन फिर भाषा को लेकर जो लड़ाई हुई, फिर वो पोट्टी श्रीरामुलु का वो अनशन याद कीजिए, उसके बाद क्या कहते हैं, भाषाई आधार पे आंध्र प्रदेश का पहले राज्य को बनने को देखिए। तो उस राज्य के कंट्रोल में अगर चीजें गई ना तो चीजें हाथ से निकल जाएंगे। दैट इज वाई अनुच्छेद 35 है जो इस बात को इंश्योर करे कि संसद के पास भारत में एकरूपता लाने की क्या हो? शक्ति हो। संसद के पास भारत में एकरूपता लाने की क्या हो? शक्ति हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे जो 3 एक्सेप्शंस हैं पार्ट 3 के, 31A, 31B और 31C की, एक एक करके बात कर लेंगे। शॉर्ट में मैंने यहाँ पे लिखवा दिया, अगर इसको देखना हो तो चाहिए देख लीजिए, लेकिन हम इस पर थोड़ा सा विस्तार से बात करते हैं। अब देखिए, जब मैं बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि जब मैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की बात कर रहा था, है ना, यानी कि जो मूलभूत, ठीक है, जो मूलभूत संरचना सिद्धांत है, जब मैं उसकी बात कर रहा था, कई जगह पे आधारभूत संरचना सिद्धांत भी लिखा रहता है, ठीक है, जब मैं उसकी बात कर रहा था तो मैंने बात ही इस बात से शुरू की थी कि आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, वो भारत में समाजवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाना चाह रहे थे। तो उन्होंने सोशलिज्म को आगे बढ़ाने के लिए, समाजवाद को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय नेहरू जी ने कृषि कानूनों को भारत में फैलाने का ट्राई किया। एंड दैट इज वाई जो मौलिक अधिकार ऑलरेडी फंडामेंटल राइट थे, मौलिक अधिकार जो हमारा मौलिक अधिकार थे, सॉरी संपत्ति का अधिकार जो हमारे पास मौलिक अधिकार था, वो दोनों आपस में टकराने लगे, क्योंकि किसी के पास संपत्ति है जो उसका मौलिक अधिकार है। सरकार ने कहा कि कृषि कानूनों के लिए, जमीन कानूनों के लिए हम आपकी संपत्ति को लेते जाएंगे। और इस कारण जो टसल हुई, शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलकनाथ, है ना, केशवानंद भारती या फिर मिनर्वा मिल्स, ये सभी केस संपत्ति के विवाद से जुड़े हैं। इस बाबत आपने सुना होगा क्या कि जो पहला संविधान संशोधन द्वारा 31A को जोड़ा गया, 31A को, कारण क्या कि आजादी के बाद संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद जो 31 की जब हम बात करते हैं तो वो समानता के अधिकार पे, जो जमींदारी को उन्मूलन के बाद क्या है कि सब बराबर हो जाए। किसी के पास 1000 एकड़ है, किसी के पास 1 एकड़ भी नहीं, तो दोनों को बराबर करने के लिए जमींदारी उन्मूलन जरूरी था। जमींदारी उन्मूलन के लिए सरकार को कानून लाना जरूरी था। सरकार के कानून लाने के रास्ते में जो सबसे बड़ा रोड़ा था वो मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था। अनुच्छेद 31 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसके लिए 31B को जोड़ा गया, 31A को माफ कीजिएगा जोड़ा गया। क्या था
कि अब राज्य द्वारा संपदा का अधिग्रहण, संपत्तियों का प्रबंधन या खनन पट्टों में संशोधन अनुच्छेद 14 और 19 के उल्लंघन के आधार पर अमान्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसकी बात हो गई। लेकिन चीजें बदली। मैंने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में इस पर बहुत विस्तार से बात किया है। आपसे बस रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि मूलभूत जो संरचना सिद्धांत है उस पर जाके एक बार देखिएगा उसको। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 31B पे। 9वीं अनुसूची का सुरक्षा चक्र क्या है? आप सबको पता है कि 9वीं अनुसूची को जो पहला ही संविधान संशोधन था उसके द्वारा जोड़ा गया। कहा गया कि जितने भी इस प्रकार के विवाद हैं जहां पे संपत्ति का अधिकार आ रहा है उन सबको इसमें रखा गया और कहा कि इस पे सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकती। बेसिकली ये वो समय था जब सुप्रीम कोर्ट के सामने सत्ता खड़ी हो गई और यहां से संसद बड़ी या सुप्रीम कोर्ट, संसद सर्वोच्च या सुप्रीम कोर्ट, इसमें एक टसल शुरू हुई। यही टसल बाद में परिणत एक अद्भुत परिणाम में परिणत होती है जब केशवानंद भारती वाद आता है या जब मिनर्वा मिल्स केस को हम देखते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ इसमें? हम अभी इसमें कोयलो केस को भी देखेंगे, लेकिन एक बार देखते हैं। ठीक है, हुआ क्या कि 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी भी कानून को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायालय में चुनौती से पूर्ण संरक्षण प्राप्त था। ठीक है, अभी 31A से भी ज्यादा व्यापक हो गया था, पूर्ण संरक्षण प्राप्त था। पर आप सबको पता है कि बाद में कौश हो गया, है ना, पूर्ण संरक्षण पे बात आ गई, है ना। हो क्या कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या, यदि 9वीं अनुसूची के कानून संविधान की मूल संरचना यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में है तो उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, पूर्ण सुरक्षा नहीं है। याद कीजिए केशवानंद भारती बात को, याद कीजिए 7 बनाम 6 के जजमेंट को, याद कीजिए जो 7 सारे जजेस थे जिन्होंने जिस बात को रखा, याद कीजिए आचार्य खन्ना साहब को। आचार्य खन्ना ही थे ना, हाँ, खन्ना साहब अगर ना होते तो शायद ये जुडिशियल रिव्यू की बात ही ना होती। उन्होंने जुडिशियल रिव्यू को भी बेसिक स्ट्रक्चर के दायरे में रखवा दिया। कितनी अद्भुत बात है ना। जब मैं उसको पढ़ाया था, प्लीज उसको जाके देखिएगा, बहुत मन से बताया गया था और हर एक एंगल पे मैंने वहां पे बात की थी। ठीक है, तो इसमें 9वीं अनुसूची में जब विषयों को रखा जाने लगा तो कहीं ना कहीं बात उठने लगी, है ना। 31A से और व्यापक 31B को बनाया गया कि कहीं से कोई भी कानून अब सुप्रीम कोर्ट के पास ना जाए चैलेंज होके, सारा का सारा जो पावर है, सारी की सारी जो शक्ति है वो केंद्र सरकार के पास में। लेकिन फिर आता है कौन सा केस? IR कोयलो का केस। ठीक है, क्या था कि 9वीं निर्णय में क्या कहा गया कि 9वीं अनुसूची अब कोई पूर्ण संरक्षण नहीं है, पूर्ण संरक्षण नहीं है ना, ब्लैंकेट कवर नहीं है ना। क्या है न्यायिक समीक्षा में क्या कहा? यदि 9वीं अनुसूची में डाला गया कोई कानून मौलिक अधिकारों या संविधान की मूल संरचना दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करता है तो न्यायालय उसकी जांच कर सकता है। अब इसमें 2 चीजें, एक संपत्ति का अधिकार था, उसको ध्यान में रखते हुए, दूसरा क्या है, जो न्यायिक पुनरावलोकन है ना, यानी जुडिशियल रिव्यू जो है या न्यायिक पुनरीक्षण जिसे कई बार कहते हैं, इसको भी मौलिक अधिकार माना गया, इसको भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना गया और कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो ना आपकी इस ब्लैंकेट इम्यूनिटी को तोड़ सकता है। देयर इज नो ब्लैंकेट इम्यूनिटी। हो सकता है ना कि आप कुछ देखो, कानून बनाने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास में नहीं है, लेकिन कानून सही से काम कर रहे हैं नहीं इसको देखने का, कानून जस्ट एंड फेयर एंड रीजनेबल है कि नहीं इसको देखने का, यह अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास में है। और कोई भी व्यक्ति कहीं से भी रिट दाखिल करके पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट के पास में तो सुप्रीम कोर्ट निर्णय सुना सकता है। IR कोयलो में हमने इस बात को देखा। ठीक है, 2007 का जो फैसला था। ठीक, तो ये चीजें थी। चलिए 31C पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि 31A, 31B और 31C पे अमूमन बातें नहीं होती, लेकिन मुझे लगा कि इस पे बात की जानी बहुत जरूरी है। क्या चीजें हैं भाई? देखिए, एक तरफ है मौलिक अधिकार जहां पे अनुच्छेद 14-19 है और एक तरफ है 39B और C। जब मैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन यानी कि मूलभूत संरचना सिद्धांत की बात कर रहा था तो मैंने एक बात को बार बार कहा कि सुप्रीम कोर्ट में और संसद के बीच में टसल थी कि मौलिक अधिकार बढ़े कि DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि नीति निदेशक तत्व कौन से बढ़े। सरकार हमेशा से किसके साथ में थी कि नीति निदेशक तत्वों को बड़ा माने। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रही थी कि नहीं, मौलिक अधिकार जो हैं उनको भी इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए, है ना। आप सबको पता है सरकार कह रही थी कि भाई देखो गुड गवर्नेंस है, समाजवाद सिद्धांत लागू करना है तो 39B 39C सकेंद्रण यानी कि जो रिसोर्सेज हैं उनका सकेंद्रण ना हो, है ना, इसकी बात सरकार कह रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल एकदम सही है, आप 200% सही हैं गुरु, लेकिन एक चीज ध्यान रख लीजिएगा कि एट द सेम टाइम मौलिक अधिकारों का हनन हम भी नहीं होने देंगे, है ना। ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अगेंस्ट में। फिर आप सबको याद है मिनर्वा मिल्स केस, जहां पे कहा गया क्लियर कट तरीके से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा के क्या कहा गया कि देखिए
39 भी 39C भी जरूरी है, अनुच्छेद 14 और 19 भी जरूरी है, लेकिन इन दोनों के बीच का जो संतुलन है, इन दोनों के बीच का जो संतुलन है, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है। तो आप क्या करिए कि संतुलन बना के चलिएगा। आपने कभी भी किसी को इंपॉर्टेंस दी तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन खतरे में आ जाएगा, वो हम होने नहीं देंगे, है ना। तो संतुलन बना के चलिए, बाकी आपको जो करना है। तो क्या हुआ, 25वां संविधान संशोधन 1971 का पहले की बात है वो कि राज्य समाज के व्यापक हित में अनुच्छेद 29B और C को लागू करने के लिए कानून बनाता है, तो उसे अनुच्छेद 14 या 19 के उल्लंघन के आधार पर शून्य घोषित नहीं किया जाएगा। लेकिन हम सबको याद है, याद कीजिए, मैंने बेसिक स्ट्रक्चर वाले वीडियो बनाया है। मिनर्वा मिल्स केस जो था, मिनर्वा मिल्स वाद, क्या कहा गया मिनर्वा मिल्स वाद में, क्या कहा गया, उसमें कहा गया कि यानी कि डीपीएसपी व अनुच्छेद 14-19, ठीक है, यानी कि जो मौलिक अधिकार है, ठीक है, यानी कि मौलिक अधिकार, इनके बीच का जो संतुलन है, इनके बीच का जो संतुलन है वो क्या है, वो भी क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। वो भी क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि क्या है, मूलभूत संरचना सिद्धांत के तहत क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्रोटेक्टेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रोटेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। मूलभूत संरचना सिद्धांत के तहत क्या होना चाहिए, प्रोटेक्टेड होना चाहिए। यही बात यहाँ पे कही गई, ठीक है, यही बात यहाँ पे तय होती है। लेकिन अब ध्यान रखिएगा, इसमें तो डीपीएसपी को प्राथमिकता दी गई थी 31C में, लेकिन चूंकि मिनर्वा मिल्स केस इसके बाद का है और उसमें बाकायदा इस बात को कहा गया कि कोई प्राथमिकता वाली बात नहीं है, जिसको जो करना है करो, कुछ भी करो, लेकिन संतुलन बना के चलो। कभी भी हमें अगर ये लगा ना कि तुम संतुलन नहीं बना पा रहे हो, तो अगर कोई भी हमारे पास पिटीशन आई, कोई भी रिट आई, हम इस पे एक्शन ले लेंगे, हम इस पे क्या कर लेंगे, एक्शन ले लेंगे, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा छोटा ही वीडियो रहेगा, क्योंकि इसके बाद हमको डीपीएसपी शुरू करना है, तो मैं कोशिश करूंगा कि डीपीएसपी 3 सेक्शन में या 4 सेक्शन में खत्म हो। तो आज हम इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। मौलिक अधिकारों का स्वर्णिम महत्व जो है हम उसको एक बार देख लेते हैं, क्यों जरूरी है मौलिक अधिकार, है ना। ये इसके बाद हम इस पे जो आलोचना होती है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले इस पे आ जाते हैं। क्या है पहली बात, तो क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी कि बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक प्रगति हेतु। देखो यार, किसी भी देश में अगर हम लोकतंत्र की बात कहते हैं और इंडिविजुअल लिबर्टी अगर खतरे में है, तो हम ये कहेंगे कि वो लोकतंत्र नहीं है। याद कीजिए फ्रांसिस कैरोली मुलिन का केस, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने सख्त होकर कहा, वो तो नागरिक भी नहीं थी, क्यों, क्योंकि अनुच्छेद 21 की बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि कैसा जीवन का अधिकार की हम बात कर रहे हैं, जहां पे जीवन में गरिमा ही नहीं है। वो महिला जिसपे अभी सिर्फ आरोप है, साबित नहीं हुए, है ना, प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत, है ना, जो हशिश के स्मगलिंग के रूप में जिसे अरेस्ट किया गया, इतना उसके पास अधिकार नहीं कि अपनी छोटी 3-4-5 साल की बिटिया से मुलाकात कर सके। वो ये किस क्या कहते हैं, डिग्निटी की हम बात कर रहे हैं। अगर लाइफ में इतनी डिग्निटी नहीं है तो याद कीजिए ओल्गा टेलिस का केस, जो लिवलीहुड की बात करता है, जो बात करता है राइट टू लिवलीहुड की, कहां पे, मुंबई में, जहां पे बृहत मुंबई नगर पालिका का जो केस आया था, जहां पे वो सुंदरीकरण कर रहे थे और लोगों को हटा दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं। याद कीजिए रामलीला मैदान वर्सेस होम सेक्रेटरी का केस, वहां पे कहा गया कि ठीक है, आपको जो करना है करिए, आपको न्याय व्यवस्था बनानी है बनाइए, लेकिन राइट टू स्लीप भी उनका मौलिक अधिकार है। तो हर जगह पे सुप्रीम कोर्ट बड़ा सख्त हुआ। हुसैन आरा खातून का केस याद कीजिए, ठीक है, आप याद कीजिए शक्ति वाहिनी केस, सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर इंश्योर था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता अक्षुण्ण रहेगी, आप उसको नहीं रोक सकते, मतलब उसको आप कर्टेल नहीं कर सकते, ठीक है। अगला है लोकतंत्र की नींव। मैं अभी बताया कि इसके बिना आधुनिक संवैधानिक लोकतंत्र अर्थहीन। भाई जब भी हम संविधान की बात करते हैं, संविधान में अधिकारों की बात करते हैं, तो अधिकार इस बात को तो इंश्योर करते ही होंगे, अधिकार इस बात को तो इंश्योर करते ही होंगे कि यार कि अब जैसे मैं एक छोटी सी बात बताऊं, 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट देखा हमने, यूडीएचआर देखा। 48 की बात कर रहे हैं, हमारा संविधान 50 में बनकर तैयार हुआ। जिनको हम मानव अधिकार कह रहे हैं, कम से कम उनके बेसिक रूप को हम लोकतंत्र में तो जरूर देखें।
भारत के संविधान में चीजें इवॉल्व हुई, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आने के बाद जो अनुच्छेद 21 है उसमें जो व्याख्या बढ़ी, उसमें चीजें जुड़ी, इतने सारे अधिकार, राइट टू शेल्टर से लेके, है ना, जो हाथ न बांधे जाने का अधिकार, इस प्रकार की कितने सारी चीजें जुड़ी। ये क्या बताती है कि लोकतंत्र में अभी भी अधिकारों की महत्ता है, अधिकार इंपॉर्टेंट है। कोर्ट को हमको धन्यवाद देना होगा, क्यों कोर्ट ने इस बात को इंश्योर किया कि ठीक है, डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू कराने के लिए आप निश्चित तौर पे कोई भी प्रक्रिया अपनाइए, लेकिन इस बात को देख लीजिएगा कि अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 पे किसी प्रकार का प्रभाव न पड़े, है ना, प्रभाव न पड़े। उसकी अगला बात क्या है? विधि का शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, ये भी डाइसी निरंकुशता पे रोक लगाना है। सरकार निरंकुश नहीं हो सकती, अनुच्छेद 14 को याद कीजिए। सरकार खासकर उसका पहला भाग, एक है विधि की समक्ष समता, एक विधि का समान संरक्षण। सरकार निरंकुश नहीं हो सकती। वहां पे भी जब हमने बात की थी तो वहां पे भी हमने बताया था कि ठीक है, सरकार कुछ जगहों पे सकारात्मक भेदभाव कर सकती है। समय के साथ जो लोग पिछड़े थे, स्थितियां किसी की नहीं ठीक थी, कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है या डिफरेंटली एबल्ड है, तो उसके लिए विशेष आप प्रबंध कर सकते हैं, लेकिन निरंकुश होकर कोई काम नहीं करेंगे, है ना। याद कीजिए जब मैंने हॉब्स एंड लॉक के सिद्धांत की बात की थी, जब मैंने क्या बात किया था, जरा कोई कमेंट बॉक्स में बताएगा हॉब्स एंड लॉक क्यों फेमस है। और मैंने अपने वीडियोज में जब उनकी बात की थी तो एक सिद्धांत की बात की थी जो लोकतंत्र की नींव बनाता है। कौन सा था बताइएगा, ठीक है। चलिए, फिर हमने बात की थी सामाजिक न्याय यानी कि सोशल जस्टिस। जब मैं सोशल जस्टिस पढ़ाता हूं तो सोशल जस्टिस में जितने भी वर्गों की बात करता हूं, वो वर्गों की जो स्वतंत्रता है या उनके लिए जो न्याय है वो सुरक्षित न रह पाता अगर भारत में मौलिक अधिकार ना होते, यदि भारत में मौलिक अधिकारों पे इतनी डिबेट ना होती, यदि भारत में मौलिक अधिकारों पे न्यायालय इतनी सजग ना होती। तो जो सामाजिक न्याय है, सोशल जस्टिस है, उनको धन्यवाद देना चाहिए। हम बात करें आरक्षण की बात करें, हम बात करें महिला आरक्षण की बात करें, हम बात करें जो कास्ट बेस्ड आरक्षण है, रिलीजन बेस्ड जो एक क्या कहते हैं पॉजिटिव डिटर्मिनेशन, इस प्रकार की चीजें जरूरी हो जाती हैं, है ना। अल्पसंख्यकों की रक्षा, यस ऑफ कोर्स, अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 भी बात करता है, या हम बात करें तो 29, 30 भी बात करते हैं। हर धर्म के हिसाब से भी, लिंग्विस्ट के भाषा के हिसाब से भी, संस्कृति के हिसाब से भी, अगर आप अल्पसंख्यक हैं तो देश और देश का संविधान आपके साथ खड़ा है। ये न होते अगर मौलिक अधिकार न होते, यार कितनी अच्छी से, कितनी वेल रिसर्च्ड फिलॉसफी थी जिस पे काम किया गया था। 60 देशों के संविधान को यूं ही पढ़ के पानी में नहीं बहा दिया गया था, ठीक है। अगला है राजनीतिक लोकतंत्र, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। राजनीतिक और प्रशासनिक प्रक्रिया में जन भागीदारी बढ़ाने पे बात हो रही थी, ठीक है। यानी क्या कि अगर पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी नहीं होगी, राजनीति में आप भाग नहीं लेंगे, आपको इस बात को इंश्योर नहीं किया जाएगा कि आपके वोट की कीमत क्या है। आपका वोट और भारत के प्रधानमंत्री का वोट दोनों की इक्वल कीमत होगी। आपका वोट या भारत के सबसे अमीर आदमी का वोट, उसकी भी इक्वल कीमत होगी। आप 18 साल के हो गए, भारत के नागरिक हैं, और अगर आप अपराधी नहीं हैं, जेल में नहीं है, तो आप निश्चित तौर पे वोट कर सकते हैं। उनके लिए भी कानून फिर बनाया जाएगा जो जेल में भी है। तो इस बात को क्या इंश्योर किया जा रहा है कि हर वो व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वो अपना वोट डाल सके। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात की गई, 1950 और 1951 के रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट की बात की गई। उन पे बताया गया है, 1950 में बताया गया कि चुनाव से पहले क्या हो, 1951 के अधिनियम में बताया गया कि चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद क्या हो ना। इन सभी चीजों को जरूर देखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट, बड़ी मेहनत के साथ इसको मैंने बनाया है। चलिए अब आ जाते हैं आलोचना पे। पहली आलोचना होती है क्या क्या चीज कि स्पष्टता का अभाव है। क्या कहा जाता है कि सार्वजनिक व्यवस्था, जनहित जैसे शब्द अस्पष्ट हैं, जटिल भाषा के कारण से वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है कि कैसे भी डिफाइन कर लिया जाए। नेता कहते हैं कि कोर्ट तो कैसे भी इसको डिफाइन कर लेगी, हमको उसको स्पष्ट करके दिया जाना चाहिए था। लेकिन कोर्ट का कहना है गुरु देखो हमारा काम है कि हम संविधान को, क्योंकि वी आर द एक्सप्लेनेटरी पार्ट, है ना, हम एक्सप्लेन करेंगे। वी आर having the knowledge and we have the knowledge that not, हमारे पास जानकारी है तो हम इसको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सार्वजनिक व्यवस्था और जनहित जैसे, और बहुत इवन माइनॉरिटी को स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जितनी चर्चाएं हुई, जितने डिस्कशंस हुए, उसके बाद माइनॉरिटी शब्द को भी एक्सप्लेन किया गया है। खैर, और क्या है, अत्यधिक सीमाएं, असंख्य, बहुत सारे अपवाद हैं, स्पष्टीकरण है। आलोचकों ने क्या कहा कि संविधान एक हाथ में अधिकार देता है, दूसरे से छीन लेता है। मुझे ऐसा लगता है कि अधिकार अगर एब्सोल्यूट है, कुछ अधिकार जैसे अनुच्छेद 17 की बात करें एब्सोल्यूट होने चाहिए, लेकिन कुछ अधिकार जैसे हम भाव अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, आबाद संचरण की बात करते हैं, उन पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए ना। वरना कोई कुछ भी बोले, किसी को गाली दे, किसी की मानहानि करे, भारत के लिए उल्टा सीधा बोले, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, नहीं होना चाहिए।
अगर किसी को कहीं जाना है चले जाओ आपको, लेकिन किसी के घर में आप चले जाओ, आप कोई भी व्यापार कर सकते हो, आप उसमें स्मगलिंग नहीं कर सकते, तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। ऐसे ही एवं रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तार्किक रिस्ट्रिक्शंस है इस बात का। तो मैं भी ये भी जो आलोचना है ये उतनी जस्टिफाइड नहीं है। थोड़ा बहुत इससे एक्सेप्ट कर सकता हूं पर इससे उतना नहीं। ठीक है, अगला क्या है? सामाजिक आर्थिक अधिकारों का अभाव। काम का अधिकार, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण अधिकार गायब हैं। सूची केवल राजनीतिक अधिकारों तक सीमित है। नहीं, आप जो भी जॉब करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, काम या वर्क जो होता है उसके साथ कई सारी चीजें जुड़ती हैं। पहली चीज है आपकी शिक्षा। ठीक है, अनुच्छेद 21A में इसकी बात कर ली गई है। इवन जब हम भारत के संविधान में बात करते हैं तो डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी इसकी बात की गई है। तो कोर्ट ने जब इसकी बात ऑलरेडी की हुई है तो बार बार इस पर बात करने का क्या सेंस है? हाँ, मैंने जब रोजगार की बात की तो रोजगार के साथ मैंने शिक्षा की बात की, एजुकेशन की बात की। तो जब एजुकेशन की बात हो रही है तो आपको ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि स्किल की बात जब हो रही है तो ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि स्किल पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, इसलिए रोजगार की बात नहीं की गई। मे भी बाद में इवॉल्व हो जाए, हर व्यक्ति स्किल हो जाए तो इसको भी इसमें रख दिया जाए। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये भी क्रिटिसिज्म उतना जस्टिफाइड नहीं है। इसके बाद देखा जाए तो क्या दिक्कत होती है? कोई स्थायित्व नहीं, संसद इन्हें बहुमत से बदल या समाप्त कर सकती है, जैसे 1978 में संपत्ति का अधिकार हटा। आपातकाल अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर में निलंबन की लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर करता है। सेकंड पार्ट से मैं एक्सेप्ट करता हूं कि जब 20 और 21 को छोड़ के बाकी को निलंबन वाली बात से मैं जोड़ सकता हूं, लेकिन वो भी देश की जरूरत होगी तब किया जाता है, ऐसे ही आंख मूंद के नहीं कर दिया जाता है। ये इसका आंसर है। ऊपर वाले भाग में आता हूं, जी नहीं, न्यायालय बैठी हुई है, न्यायालय देख रही है कि अगर तो बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन हो रहा है तो तुम कितना भी बदलाव कर लो, तुम 395 से 3 अनुच्छेद कर दो, सब अगर बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं हो रहा तो न्यायालय कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन तुम छोटा सा छोटा बदलाव भी तुमने किया और अगर बेसिक स्ट्रक्चर में यानी कि मूलभूत संरचना सिद्धांत में बदलाव हो रहा है तो न्यायालय वहां पे आपके खिलाफ जा सकती है। तो ये भी उतना जस्टिफाइड नहीं है। अगला क्या है? महंगा न्याय। यद्यपि न्यायपालिका रक्षक है लेकिन न्यायिक प्रक्रिया इतनी महंगी है कि आम आदमी के लिए न्यायालय तक पहुंचना अत्यंत कठिन है। ये कहीं ना कहीं एक सच्ची बात है। हुसैनारा खातून से लेकर तमाम ऐसे जहां पे स्पीडी ट्रायल की बात है, 39A आया, 39A आया जो फ्री लीगल एड की बात करता है, लेकिन क्या ये जस्टिफाइड है? उत्तर है नहीं जस्टिफाइड है। इस पर बात नहीं हुई, इस पर काम नहीं हुआ है ना। तो कहीं ना कहीं ये बात है कि अभी भी कितने केसेस पेंडिंग हैं। न्याय निश्चित तौर पे बहुत महंगा है। न्याय को लेके लोगों पे डर रहता है, बिल्कुल वैसे जैसे डॉक्टर को लेकर रहता है कि कितना खर्चा आ जाएगा, कब तक निर्णय मिलेगा। कितने सारे केसेस में कि ऐसे लोग जिन्होंने कोई जुर्म की, मतलब कोई क्या कहते हैं, जुर्म किया, माफ कीजिएगा, जुल्म और जुर्म कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो किसी ने कोई जुर्म किया और जुर्म करने के बाद पता चला कि उस जुर्म की सजा 3 साल है और वो 15 साल से कैद में ही, क्योंकि उस पर भी डिस्कशन ही चल रहे हैं, उस पर भी ट्रायल्स ही चल रहे हैं, उस पर निर्णय कोई आया ही नहीं। इस प्रकार की खामियां हैं, तो इसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगला क्या है? प्रिवेंटिव डिटेंशन। अनुच्छेद 22 निवारक निरोध को मनमाना अधिकार देता है। लोकतांत्रिक देशों में शांति काल में ऐसा प्रावधान दुर्लभ है। व्यक्ति के विरुद्ध राज्य को अधिक शक्ति है। इस बात पे भी कहीं ना कहीं एक मतभेद सा दिखता है। जैसे बात की जाए अगर यूएपीए की, अब यूएपीए की जब हम बात करते हैं तो यूएपीए पे अक्सर ये कहा जाता है, खासकर जो 2019 में इसमें बदलाव हुआ, ये कहा जा रहा है कि सरकार बहुत मजबूत हो गई है, किसी के भी मुंह को कभी भी चाहे तो बंद करा सकती है, उसके अधिकारों को रोक सकती है, कर्टेल कर सकती है। अनुच्छेद 22 में जो प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात की गई है, यहां पे वे लोग जो लोकतंत्र की बात करते हैं लेकिन लोकतंत्र के नाम पे असहमतियों को रोकने की मुखालफत करते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि हाँ, प्रिवेंटिव डिटेंशन का मिसयूज किया जाता है और कई केसेस में ये देखा गया है, सरकार किसी की भी रही हो, है ना। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी आलोचनाएं हैं जिसके लिए आप ये कह सकते हैं कि हाँ, इन आलोचनाओं में थोड़ा तो वजन है जिसकी बात होती है। ठीक है, तो क्विक रिविजन के तौर पर अनुच्छेद 33 क्या कहता है? सशस्त्र बलों व खुफिया एजेंसियों के अधिकारों पर केवल संसद प्रतिबंध लगा सकती है, इसकी बात करता है। अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ यानी कि सैन्य शासन के दौरान अधिकारों के निलंबन व क्षतिपूर्ति की बात करता है। अनुच्छेद 35 अधिकारों को प्रभावी करने या एकरूपता लाने के लिए कानून बनाने की संसद के एकाधिकार की शक्ति की बात करता है। इसके अलावा 31A, 31B, 31C की बात की गई, जहां पे 31A जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार को संरक्षण देने वाला पहला संशोधन था। 31B 9वीं अनुसूची के सुरक्षा चक्र जो आयर कोल्लो केस द्वारा हटा दिया गया, उसकी बात करता है। 31C समाजवादी निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पे प्राथमिकता की बात करता है, लेकिन फिर जो मिनर्वा मिल्स केस हुआ उसने भी इस बात को इंश्योर किया कि बिल्कुल करो लेकिन बैलेंस ना टूटे, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा अब अगर हम अंत में अगर हम इसको कंक्लूजन पे जाएं तो हम क्या कह सकते हैं कि भाग 3 में जो अधिकार हैं वो कहीं ना कहीं नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करते हैं। वहीं जब हम 33
34, 35, 31 से BC की बात करते हैं, ये देश की संप्रभुता, अनुशासन व सुरक्षा और समाजवाद की रक्षा करते हैं और इसीलिए इनको बनाया गया है, इसीलिए इनकी बात होती है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं कि संविधान का वास्तविक उद्देश्य क्या है? हमारे संविधान का वास्तविक उद्देश्य क्या है? एक नाजुक संतुलन, एक बहुत फाइन बैलेंस है जो बनाना है, और इसमें हम आपको साथ आना पड़ेगा। सरकार हमारे साथ रहेगी, न्यायपालिकाएं हमारे साथ रहेंगी, लेकिन हमें भी कहीं ना कहीं आगे होना होगा। और चूंकि ये राजनीतिक अधिकार है, तो हमें इस बात को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वो संसद जो केंद्र में बैठी है, जो कानून बना रही है, वो हमारे लिए लिबरल हो, लोगों के लिए लिबरल हो और बहुत बेहतर तरीके से कानून को बना सके। ठीक है, तो ये जो कक्षा थी, ये कक्षा 19वीं थी। अब इसके बाद हम DPSP पे आएंगे, तो कृपया करके 9 बजे डेली जुड़ते रहें। डेली 9 बजे मेरी क्लासेस आती रहेंगी, आप उसको देखते रहेगा। अच्छा, हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय में पढ़ाता हूँ। 18 मई से नया बैच शुरू हो रहा है। अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो जो मेरा कोड फ्लैश हो रहा है विकास लाइव, इसका प्रयोग करके आप जुड़ सकते हैं। स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पर जाके आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। चलिए, मेरा जो टेलीग्राम है वो है टारगेट UPSC बाय विकास सिंह। मेरा जो इंस्टाग्राम है विकास लाइव। आप दोनों जगह जुड़िए। ये PDF आपको इसी टेलीग्राम पे मिलेगी। यहीं पे मैं करंट अफेयर्स भी अपलोड करता हूँ, यहीं पे भी बातें मुलाकातें करता रहता हूँ। तो आपसे बस इतनी दरखास्त है कि इस ग्रुप से जुड़ जाइए। PDF यहाँ पे मिलेगा। मैं करंट अफेयर्स पोस्ट कर रहा हूँ, आपसे लगातार कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, आप यहाँ पे जुड़ते चलिए। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं वहाँ से आपसे जुड़ जाऊँगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इंडियन पॉलिटी की जो कंप्लीट सीरीज है, उसमें ये जो 19वां लेक्चर था, इसके आगे आप DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पे हम लोग बात करेंगे। तो कृपया करके उससे भी जुड़िएगा। अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को शेयर कीजिए कि स्टडी IQ IAS हिंदी पे पॉलिटी की एक सीरीज चल रही है, जिस पे अगर आप जुड़ना चाहें तो आपके बहुत से फायदे हो सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।